So, hello and welcome everybody. Today we are going to talk about assessment and evaluation as per NEP given by NCERT. असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करेंगे. असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज असेसमेंट एंड व्हाई असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट. So assessment is something which is a check or which is a thing which gives a positive output for a teacher to understand the input which the teacher is giving. Is it coming in a proper or a systematic way? Like teacher gives a input in the form of knowledge. Teacher जो है वो input देती है knowledge के रूप में. ठीक है. तो ये जो knowledge के रूप में दिया हुआ input है, इसका output प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा. द आउटपुट इज इट कमिंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन और नॉट. एंड असेसमेंट इज अ टूल विच हेल्प्स अस टू नो दैट. असेसमेंट एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में. राइट तो आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. यू कैन एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल लाइक टीचिंग एंड लर्निंग इज अ प्रोसेस. ठीक है. जिस प्रकार से हम मिक्सी में कुछ चीज ग्राइंड करते हैं, व्हेन वी आर ग्राइंडिंग समथिंग इन अ मिक्सर, देन इट इज अ प्रोसेस. ओके, एक प्रोसेस होता है. उससे एक इंग्रेडिएंट जिसके अंदर वो सत्व है, ठीक है, लाइक इफ वी आर मेकिंग एनी चटनी, इफ वी आर मेकिंग एनी मिल्क शेक, और इफ वी आर मेकिंग एनीथिंग, that ingredient has the quality into it. Okay, similarly the learner is having all the qualities imbibed into it. ये हमने ECC में, एनटीटी में, फर्स्ट ईयर में सारी चीजें पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो लर्नर के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है. इट इज द टीचर हु इज गोइंग टू टेक आउट ऑल द क्वालिटीज. तो वो अच्छे से निकला है या नहीं निकला है, तो वो असेसमेंट ही एक टूल है जिससे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर की वो जो क्वालिटीज है वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ गई है या नहीं आई है. सो टीचिंग एंड लर्निंग इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स द लर्नर to understand the concept and use the knowledge given by the teacher as an input, wherein the output is the result of the assessment, and the output which is the result of the assessment is coming out with the tool. Okay, and the assessment tools are, there are different types of assessment tools as per NEP. The assessment tools are, first is observation, portfolio, projects, rubric, and rubrics, we call it as rubrics, then checklist, rating scales. These are the assessment tools from which we understand that the child is understanding, how much the child is understanding, how much error the child is making, and how much work the teacher has to work upon that child. टीचर को बच्चे के ऊपर और कितना काम करना है. जैसे कि अगर हमने चटनी बनाई है और अगर उसको ग्राइंड कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से नहीं ग्राइंड हुई है, तो हम एक बार उसको खोल के चेक करते हैं ना. अगर उसमें नारियल की चटनी हम बना रहे हैं, थोड़े मोड़े नारियल रह गए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से थोड़ा सा पानी डालेंगे या जो भी कुछ करेंगे और फिर दोबारा से ग्राइंड करेंगे. तो जब हम असेसमेंट कर लेते हैं और बच्चा अगर कुछ गलती करता है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को दोबारा से रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर दोबारा से उसका असेसमेंट टेस्ट लेंगे, और फिर हम बच्चे को वो चीज का टेस्ट दोबारा से लेंगे. उससे ये होगा कि हम उसको प्रॉपरली उसके अंदर का जो सत्व है वो पूरी तरीके से निकाल कर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लाई कर पाएंगे. सो असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड द आउटपुट विच इज गिवन एज एन इनपुट बाय द टीचर. सो कंक्लूड हम इसको ऐसे करेंगे, वी विल कंक्लूड दिस लाइक इट्स एन output given by the teacher as an input to understand what the child has understood or not understood, and it can be rectified with the assessment tools. The assessment tools are in various different forms. For foundation stage, what are the basic assessments? This can be the question. So यही जो मैंने assessment tools अभी आपको बताए हैं, इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which is the best assessment tool फ्रॉम दीज असेसमेंट टूल्स. ठीक है, जो हमने बताया, जैसे ऑब्जर्वेशन है, पोर्टफोलियोज है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, चेकलिस्ट है, रूब्रिक्स है, मल्टी लेवल असेसमेंट्स हैं, विजुअल एक्टिविटीज है. तो ये सारी में से कौन सा सबसे बेस्ट
असेसमेंट आपके वजह से आप क्या मानते हो कि कौन सा बेस्ट असेसमेंट है? सो अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे बोलकर आपको अपना आंसर करना है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपको अच्छा लगता है वो वाला आप कर कर आप इसको रिवर्ट करेंगे। मैं आपको हर एक का बता रही हूँ इंपॉर्टेंस, आपको जो उचित लगता है वो आप करिए। According to me, observation is the best assessment tool because here we are understanding the holistic performance of the child. We are understanding the behavior, we are understanding the involvement, we are understanding the engagement of the child, we are understanding how the child is communicating, the goal too also we are checking, and we are understanding the health and hygienic behavior also of the child. So all the goals can be checked with this simple observation tool. The domains also can be checked with this simple observation tool. Okay, if the child is involving, if the child is understanding the activities and all those stuff, if everything is happening, then the observation tool is the best tool according to me. Second, if you say the portfolio, then the assessment tool portfolio is the best thing according to me. If you are saying that, then you have to say that the portfolio informs a tracking progress. If we forget that the child knows this, see, child has a tendency to forget. So if the child forgets something, if the teacher also forgets something, so portfolio and anecdotal records both are the records which can rectify the previous work and the current work. With the proper rectification, we can have a systematic progress of the child. So according to me, portfolio and anecdotal records both are a systematic assessment tools which is not going to change. Secondly, it is a factual and a proof giving assessment tool. ये एक factual tool है और एक proof given tool है। मतलब इसमें अगर आप जो भी चीज करोगे वो चीज जो है रेक्टिफाई की जा सकती है। अगर बच्चे ने स्क्रिबलिंग सीखा है अगस्त महीने में, तो उसको सितंबर तक लाइनें बनाना प्रॉपर आ जाना चाहिए, और फिर सितंबर के एंड तक वो मैक्सिमम लेटर्स जो लाइन से बनते हैं वो बना सकता है। जैसे ए है, एच है, आई है, एफ है, ई है, इन लेटर्स को वो अच्छे से बना लेगा। तो ये इसका प्रूफ दे रहा है कि बच्चा अच्छे से पेंसिल पकड़ ले रहा है, बच्चा प्रॉपर लाइंस खींच ले रहा है, तो लाइंस वाले लेटर्स को वो बहुत अच्छे से बना सकता है। तो ये अगर हम इनके पोर्टफोलियोज को अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे ने ये चीज सीखा है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं मिली, इसीलिए ये चीज नहीं कर पाया। तो फिर हम होमवर्क्स चेक करते हैं, हम क्लास वर्क्स चेक करते हैं, तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है कि बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। So this is portfolio and anecdotal record. Next is checklist and rubrics. Checklist and rubrics are the same tools of observation in a recorded form. When the observation is recorded, it is recorded in the form of checklist or in the form of rubrics or in the form of rating scale as well, which is not actually mentioned here, but rubrics is a type of rating scale only. तो ये जो हम रेटिंग स्केल और ये सारी चीजें रखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन को, जैसे कि मैंने ऑब्जर्वेशन को बेस्ट बताया था, व्हाई आई सेड ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग ऑल द गोल्स. सो to make a proper proof of observation, rating scales, checklist, and rubrics, these are the assessment tools which give a practical proof for the assessment. अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भाई हमने देख लिया, भाई क्या सबूत है कि आपने देखा कि बच्चे ने करा था, तो भाई चेकलिस्ट, रेटिंग लिस्ट, रूब्रिक्स, ये इसका सबूत है कि हमने देखा था कि अगस्त महीने में बच्चा इतना काम कर रहा था, तो सितंबर में ये इसको आगे बढ़ा है, इसमें ये वाला इंप्रूवमेंट आया है। तो चेकलिस्ट, रूब्रिक्स या रेटिंग्स के लिए चीज बताएगी कि इसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है। असेसमेंट अगर मंथली होता है और इन सारी चीजों के बेसिस पे होता है तो काफी अच्छे से हम इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। मल्टी लेवल असेसमेंट है तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को हम चेक करते हैं। बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, काइनेस्थेटिक लर्नर है, विजुअल लर्नर है, किस टाइप का लर्नर है बच्चा, ये सारी चीजें हम बेसिकली तभी अंडरस्टैंड करेंगे जब हम मल्टी लेवल लर्निंग स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर बच्चा सब कुछ हर तरीके से सीख पा रहा है तो द चाइल्ड इज अ मल्टी लेवल लर्नर एंड द मल्टी लेवल असेसमेंट इज गोइंग टू हेल्प दैट चाइल्ड. Multi-level assessment is not applicable for each and every child because some children are not able to perform. So for them, the basic observation and the rating checklist, rating scale checklist and rubrics are the best method for the assessment. ठीक है?
तो ये सारे असेसमेंट टूल्स हैं, और अगर आपसे ये क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट असेसमेंट टूल, तो मेरे तरफ से तो आप यही कहिएगा कि ऑब्जर्वेशन एंड द रेटिंग लिस्ट, चेकलिस्ट एंड पोर्टफोलियो आर द बेस्ट पार्ट ऑफ असेसमेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द असेसमेंट पार्ट in the form of evaluation. They may ask you, what is evaluation? What is the difference between assessment and evaluation? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि assessment और evaluation दोनों में क्या अंतर है. तो evaluation is a record of assessment. evaluation क्या होता है? assessment का record. और assessment क्या होता है? just to check whether the things are going in a proper and a systematic manner. This is the only difference. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवेल्युएशन एंड असेसमेंट. ठीक ना. अगर वही जो अभी यूजुअली ये चीज चल रही थी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जो है, इनमें क्या डिफरेंस है. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो इवेलुएट करता है बेसिक लर्निंग पॉइंट्स और इनके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को. ठीक. तो बेसिकली असेसमेंट और इवेलुएशन पे ये इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जिसके नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एंड द टीचिंग लर्निंग पैडागोजीज. सो जब हम लर्निंग स्टाइल्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड काइनेस्थेटिक लर्नर, तीन टाइप की लर्निंग होती है. ठीक है. विजुअल लर्नर वो होते हैं जिन्हें देखकर सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है. ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं वो सुनकर सारी चीजें समझ लेंगे और अपने वे में एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे. काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो ना, वो देखने में उनका ध्यान नहीं, मन नहीं लगेगा, सुनने में उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक वो उसको रीडिंग करके, राइटिंग करके, खुद प्रैक्टिस करके चीजों को नहीं कर लेते, उन्हें तब तक समझ में नहीं आता. दे डू नॉट अंडरस्टैंड विद दैट. सो दे अंडरस्टैंड बाय लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है. सो लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज वाई इन स्कूल्स वी टेल द चिल्ड्रन टू रीड ऑल्सो, टू राइट ऑल्सो, to calculate also, and to understand the factual and the conceptual language also. Okay. So what is project based learning? If they ask you कि भाई अगर हम काइनेस्थेटिक लर्निंग को ज्यादा प्रावधान दे रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? तो भाई इट इज द सेम. इट इज अ काइनेस्थेटिक लर्निंग इज नथिंग बट लर्निंग बाय डूइंग, एंड दैट इज वाई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग which is going to help the child become a kinesthetic learner. Because when the child becomes visual learner, the child is not focusing on the auditory aspect and learning by doing. If the child is auditory learner, the child will not require anything to see. Okay. So it may happen that child may not be creative, or child may not be aesthetic also. Okay. Child may not love any aesthetic things around him or her. If the child is a kinesthetic learner, then the child may understand everything. So at the foundation stage, when the motor skills are developing, अभी ये फाउंडेशन स्टेज में हर बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, बच्चा अपब्रिंगिंग कर रहा है अपने आप को, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, तो हमें कोशिश पूरी तरीके से ये करनी है कि बच्चे को हम काइनेस्थेटिक लर्नर बनाने का प्रयास करें. बिकॉज with practice only we are going to remember many things, and kinesthetic learning is the only part where learning by doing happens and the memory retention of the concept is happening. आप ध्यान में रखते हो कोई भी चीज जब लर्निंग बाय डूइंग करते हो. अब इतने दिन से हम आपकी क्लास ले रहे हैं, हम आपको वीडियो, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में हम बोलते भी जा रहे हैं. आपने, कई लोगों ने लिखा, कई लोगों ने नोट्स नहीं लिखा, कई लोगों ने इसको सुना, कई लोगों ने उस समय कहीं ऑक्यूपाइड थे तो सुना नहीं अच्छे से. बट जब आपका असेसमेंट हुआ, कब हुआ? आज हुआ आपका असेसमेंट. एक हिसाब से असेसमेंट ही हुआ, आपको चेक किया गया. ठीक है. तो जब आपका असेसमेंट हुआ, आपने क्या करा? आपने काइनेस्थेटिक लर्निंग किया, आपने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया, लर्निंग बाय डूइंग किया, और फिर आपने असेसमेंट में अपने आप को रखा, और फिर आपने सारी चीजों को इवैल्यूएट किया, और आपने अपने लेवल पर उसकी रिजल्ट को जांचने का प्रयास किया. तो यही चीज बच्चे के साथ भी होती है. द सेम थिंग हैपेंस विद द चाइल्ड ऑल्सो. व्हेन द चाइल्ड इज लर्निंग समथिंग,
It may happen the child may listen or may not listen in the classroom. It may happen the child may see or may not see in the classroom. But when we give the practice work to the child, that is called as homework. The homework is now called as PW, practice work. So when we give the practice work to the child, when we give the class work to the child, when we give any activity to the child to perform in the classroom or outside the classroom, the child is involving all his or her senses to do that work. And when we are doing something, we remember it. And during the assessment, we are performing our best. And when during the assessment, if we are performing our best, then the evaluation is also positive. It gives a positive reinforcement to the child. And when there is a positive reinforcement to the child develops his or her own self. बच्चा स्वयं अपने आप से ग्रो करेगा और डेवलप करेगा, and indirectly the holistic development of the child happens. Last, what is personalized learning? Personalized learning is a tailoring instruction to the individual a student needs. Is a tailoring instruction means like what we have discussed in our previous talkings just now. Ki if the child is South Indian, if the child is Bengali, if the child is Oriya, we have to speak in the same language? So frankly speaking, as the child is admitted in a English medium school, and we are here to teach the child the English language, as well as we are here to teach the Hindi language during the Hindi subject learning, and we are here to teach the numeracy in the numeracy class. So basic part of the learning happens with FNN. So when it is FLN, it's foundation literacy and numeracy, and we have to focus on that rather than what child knows. What child knows we can learn in our leisure time and the child leisure time, or different interactive times like picnics and recess or the morning assembly. These are the extra interactive times wherein we can interact with the child in the tailored language which the child is well versed in that. But when we are in an environment of FLN, we have to make the child understand what we know, and we have to help the child understand how the child is going to groom him or her own self. The child, we have to make the child social with other children so that the child understands what is happening in the classroom, and that happens with a systematic classroom management strategy. Okay, this is the general and a proper answer of personalized learning. Now, social learning. When we talk about social learning is learning through different types of social interactions and group work. It is very, very important that in the class, we have to give some group activities so that the child becomes a social. Many a times when a teacher is teaching something and when the teacher is making the child understand some things, the child may not be that much comfortable as the child is comfortable with the group or with the same type of age group members like the classmates. So we can tell the friend of the child to make your friend understand. Just help your friend so that the child is learning, helping, caring and sharing, as well as the child is more comfortable with the child and the child understands very well. We can reinforce and motivate the child with a general lovely smile and a positive reinforcement of giving the points with the smileys, with the stars, with the general clapping reinforcement, or with a just pat on the back. Okay, with a just lovely pat on the back, shabashi जिसे हम कहते हैं, we can just give a shabashi to the child by saying, yes, very good bachcha, now you have learned, come on, let's rock and just move ahead. So this is the positive step of social learning. This is also called as peer tutoring. So if we are doing peer tutoring and social learning, this helps the child learn things in an advanced manner. So here we have completed two topics: assessment and evaluation, and teaching learning styles and teaching learning management in the classroom level. Okay, so I hope this is the best way to understand these topics. I would request you all to please go through these topics and notes. Tomorrow we are going to have, or in the next session, we are going to have interaction on inclusive education. I would request you all, if you have time, please go through the inclusive education, and it is a very big and a vast topic.
So I would request you all to kindly spare the time and listen to the concept in a peace and a calm mood so that you can understand this. Okay. So as of now, I am stopping this record. If you have any interactions, we can have it now.